हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल बेहतरीन फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सके। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वो बहुत ही लंबी चौड़ी चीज थी। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि एमबीबीएस में काम आने वाला है। बिल्कुल डेफिनेटली एमबीबीएस में काम तो आएगा ही वो, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी चीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, आपके जीवन पे रोज काम आती है। दुनिया में जो है आदमी हर ऑर्गन के बिना, ऑब्वियसली हर ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, पर लीवर उनमें से एक ऐसा इंपॉर्टेंट है जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण आपका अंग माना जाता है। अगर आपके पास लीवर नहीं है तो फिर बॉडी में जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपको लीवर एक डाइजेस्टिव ग्लैंड खत्म किया था। आज हम पैंक्रियाज शुरू करने वाले हैं। पैंक्रियाज भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्लैंड है, पर उसके पहले मैं आपको रिवीजन करा दूं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। नहीं तो फिर जो है तो आगे पार्ट पीछे सपाट कुछ समझ में नहीं आया क्या था लीवर, तो इससे अच्छा है कि पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूं कि कल हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था। वैसे कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं पढ़ी थी। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि टफ है, क्योंकि हर बार जब भी हम लोग कोई चीज नहीं पढ़ते हैं तो वो तो टफ ही लगती है। जब हम लोग 4-5 बार उसको बार बार वीडियोस देखते हैं, बार बार धीरे कर करके देखते हैं। अब आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वीडियोस देखने आते हैं, उसका प्ले स्पीड आप 2x कर लेते हैं, तो वीडियो जो है जरूरत से ज्यादा तेजी से भागेगा, तो आपको क्या समझ में आएगा। तो स्पीड और स्लो करके देखा करिए, ताकि एक एक लाइन जो मैं बोल रही हूँ वो आपके दिमाग के अंदर तक स्ट्राइक करे। शुरू करें। लीवर पढ़ाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। मैंने आपको बताया था कि लीवर का जो ओरिजिन होता है वो होता है एंडोडर्मल, और हालांकि ये चीज मैं पहले भी बता चुकी थी कि लीवर जो है इसका ओरिजिन एंडोडर्मल होता है। एंडोडर्म की सेल्स जब डिवाइड होती हैं तब लीवर का फॉर्मेशन होता है। ओके, नाउ वेट, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, क्योंकि इसका वेट बॉडी में बहुत ज्यादा होता है, अराउंड 1.5 to 2 kg। ये आपके बॉडी में राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, आपके पेट के दाहिने हिस्से पर ये आपको दिखाई देगी। समझ देगा कुछ भी बोल दो। लीवर को लड़की मान लो, लड़का मान लो, है तुम्हारे बॉडी का अंग ही। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इसकी जो बॉडी होती है या लीवर जो होता है वो दो भागों में विभाजित होता है, 1 and 2। द राइट लोब इज बिगर देन द लेफ्ट लोब। ये कल भी मैंने आपको बताया था, कम से कम 1500 बार, 1500 नहीं फिर भी 200-300 बार तो बताया ही होगा कि लीवर के दो लोब होते हैं, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। राइट वाला बड़ा होता है बिकॉज इट एक्यूमुलेट द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या निकालता है बच्चों? गॉल ब्लैडर बाइल निकालता है। बाइल तो लीवर निकालता है, गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, गाढ़ा करता है। ठीक है, राइट और लीवर लोब जो, राइट और लेफ्ट लीवर लोब जो होता है ये सेपरेटेड होते हैं, आपस में जुड़े नहीं होते। ठीक है, ये जो है दोनों अलग अलग होते हैं। जिस स्ट्रक्चर से ये अलग होते हैं बेटा, उसका नाम होता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। नाम सुनने में अटपटा है पर चटपटा है। ठीक है, अटपटा क्यों है? क्योंकि ऐसा कभी नाम आप लोगों ने सुना नहीं था। पर लेट इट बी, लेफ्ट और राइट दोनों लोब्स को अटैच करने के लिए वी हैव सम स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहे हैं महाशय, ये है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, उसके बाद ये जो दोनों लोब्स हैं लीवर के, ये क्या बनाते हैं बच्चों? ये बाइल बनाते हैं। अच्छा, बाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? पित्त रस कहते हैं इसको अपन लोग। ठीक है, बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं, लोग कहते हैं पित्त की बीमारी हो गई, तो एक्चुअली उनका बाइल जो है वो बॉडी में मिक्स हो रहा है, जबकि बाइल एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसको शरीर से बाहर हो जाना चाहिए। नाउ लीवर जो होता है इसके दो लोब है, उसमें मैंने आपको बताया कि दोनों लोब लीवर में बाइल बनाते हैं। बाइल जिस डक्ट से बाहर आता है दोनों लोब से, वो है राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट रिस्पेक्टिवली। राइट हिपैटिक डक्ट विल अराइजेस फ्रॉम द राइट लोब एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट विल अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट लोब। डन 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 डन। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है? उसके बाद बोथ द डक्ट विच आर कमिंग फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट hepatic lobe respectively, they were combined and make a common hepatic duct. What they make? They make a common hepatic duct. ठीक है, सो एक बार मैं आपको, हालांकि मुझे ये बताना नहीं चाहिए, एथिकली इट इज रॉन्ग, क्योंकि कल मैंने बहुत बार आपको बता दिया था। सो ये लीवर का क्या है? लेफ्ट लोब। ये लीवर का क्या है? राइट लोब। इन दोनों से क्या आती है? पाइप। ये है राइट हिपैटिक डक्ट, ये है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ठीक है,
और ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाती हैं एंड दे मेक द कॉमन हिपैटिक डक्ट। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, द गॉल ब्लैडर इज सिचुएटेड बिलो द राइट लोब ऑफ द लीवर, ठीक है, ये सिचुएटेड होता है बिलो द राइट लोब ऑफ द लीवर, ठीक है, ये हो गया गॉल ब्लैडर। ये आज मैंने बेहतरीन वाला बोर्ड सिलेक्ट कर रखा है, आप लोग देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे कलर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। सो दिस इज द राइट लोब जिसके ऊपर गॉल ब्लैडर है, इससे एक पाइप बाहर निकल रही है जिसका नाम होता है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट विल कंबाइन विद द कॉमन हिपैटिक डक्ट एंड मेक द बाइल डक्ट। समझ में आई बात? ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। व्हाट इज द रोल ऑफ गॉल ब्लैडर? क्या करता है गॉल ब्लैडर मेरे बच्चों? गॉल ब्लैडर जो होता है वो बाइल को स्टोर करता है, कुछ परसेंटेज ऑफ बाइल को, ये नहीं कि पूरा लेके बैठा हुआ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो गॉल ब्लैडर विल स्टोर द सम अमाउंट ऑफ बाइल विच इट विल कंसंट्रेट द बाइल, ठीक है, गाढ़ा करता है बाइल को। और क्या करता है, इसके अंदर माइक्रोविलाइज होते हैं जो बाइल का पानी खींच लेते हैं, जिससे बाइल गाढ़ा हो जाता है। बाइल का काम क्या है? मेनली बाइल का काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, नहीं तो बाकी एंजाइम्स उस पर काम नहीं कर पाएंगे। फैट एक बड़ा मॉलिक्यूल है, हम लोग अभी पढ़ेंगे, उसको इमल्सिफाई करने में बाइल का काम होता है। अब किसी किसी को गॉल ब्लैडर में हो जाती पथरी, ठीक है, स्टोन्स हो जाते हैं गॉल ब्लैडर पे, तो गॉल ब्लैडर उनका निकाल दो, कोई टेंशन नहीं है। तो फिर उस इंसान को क्या नहीं खाना चाहिए? उस इंसान को नहीं खाना चाहिए वो है फैट। तो बिना फैट खाए मरे जा रहे हो क्या? मत खाओ भाई, 2-4 साल मत खाओ, मूंग की दाल खाओ, रोटी खाओ, कोई टेंशन है क्या? कोई टेंशन नहीं है। हाँ ये है कि आप थोड़ा बहुत फैट खा सकते, बहुत ज्यादा फैट नहीं खा सकते, बिकॉज यू डोंट हैव कॉन्सेंट्रेटेड, यू हैव बाइल which can digest the small amount or smaller fat, but it cannot digest the larger and huge amount of fat. It can digested by the concentrated bile which are coming from the gallbladder, ठीक है। So we receive the bile from the liver, but if the gallbladder is removed, we can't receive the concentrated bile. Please always remember this. नेक्स्ट थिंग जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो क्या थी बच्चों? आ जाओ। फिर मैंने आपको बताया था सिस्टिक डक्ट जब कंबाइन हो जाती है कॉमन हिपैटिक डक्ट से, देन इट इज कॉल्ड एज बाइल डक्ट। बाइल डक्ट का दूसरा नाम होता है डक्टस कोलेडोकस, ठीक है। तो आपने गाना सुना होगा ना, कोका कोला तू, तो कोका कोला से याद रखना डक्टस कोलेडोकस। लीवर इज मेड अप ऑफ न्यूमरस पॉलीगोनल स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको बताया था, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, इनको आप हिपैटिक लोब्यूल कहते हैं। हिपैटिक लोब्यूल में मैं आपको स्ट्रक्चर से ही समझा देती हूँ, लीवर में बहुत सारे पॉलीगोनल स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम हिपैटिक लोब्यूल कहते हैं, ठीक है। इनमें हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर होती हैं हिपैटिक सेल्स। भाई हर ऑर्गन के अंदर उसकी सेल्स होंगी कि नहीं होगी? लीवर के अंदर जो सेल्स पाई जाती है उन्हें आप कहते हैं हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट 2 रोज में ऐसा अरेंज रहती हैं, इन दोनों रोज के बीच में होती है ये जो हरी भरी जो दिख रही है आपको, यहाँ पर एक जगह खाली होती है बेटा। इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है आपका बाइल कैनालिकुली। All the bile which is produced by this cell will poured into the central part called as bile canaliculi. चेन कुली की मेन कुली की कुली is called as bile canaliculi. Bile canaliculi में आपको बाइल भर देना है, और हमेशा लीवर में बाइल का फ्लोस फ्रॉम द सेंटर टू आउटर डायरेक्शन होता है, which is called as centrifugal. But everything, जैसे ब्लड की सप्लाई हमेशा लीवर में अंदर की ओर होती है। लीवर में कौन कौन ब्लड सप्लाई कर रहा है? बोलेंगे, सोचेंगे कौन कर रहा है? लीवर में ब्लड की सप्लाई सबसे पहली है हिपैटिक आर्टरी की। हिपैटिक आर्टरी क्या करता है भैया? ऑर्गन है ना, तो काम करने के लिए ऑक्सीजन मांगता कि नहीं मांगता? मांगेगा भाई। तो अब हु विल प्रोवाइड द ऑक्सीजन टू वर्किंग यार? कौन बताएगा? तो जो आपकी हिपैटिक आर्टरी होती है वो प्रोवाइड करती है ब्लड टू द लीवर ताकि ऑक्सीजन मिल सके। नाउ दूसरी जो वेन यहां पर अंदर की ओर आ रही है वो है हिपैटिक पोर्टल वेन। इट इज कमिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इट टेक्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, देन इट विल डिलीवर टू द लीवर। तो ब्लड का फ्लो हमेशा बाहर से अंदर की ओर होता है। वी हैव
3 ducts on the corner of the hexagonal structure in the hepatic lobule. तीनों में हर कोने में आपको डक्ट दिखाई देगी। हरी वाली बाइल डक्ट है, ब्लू वाली पोर्टल वेन है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से लीवर की ओर ब्लड ला रही है, क्योंकि लीवर का काम है खाने को कटो छटो, जो चाहिए वो रख लो, जो नहीं चाहिए वो रख लो, जो चाहिए वो बॉडी को दे दो, ठीक है, क्योंकि नहीं चाहिए तो उसको एक्सक्रीट करेंगे हम लोग ना। उसके बाद हिपैटिक आर्टरी ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, और अब अगर आर्टरी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है और हिपैटिक वेन भी अंदर आ रही है, आर्टरी जब ऑक्सीजन दे देगी अपने ब्लड का तो वो कैसी हो जाएगी, वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। उसके बाद देन द आर्टरी का जो ब्लड है इट मस्ट बी डिलीवर्ड इनटू द वेन। यहां पर होती है सेंट्रल वेन। सेंट्रल वेन हर हिपैटिक लोब्यूल की ये हो गई, ये सब कंबाइन हो जाती हैं किस में, ये कंबाइन हो जाती हैं हिपैटिक वेन में। देन हिपैटिक वेन विल गोज टू द हार्ट। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत सब परेशानी। तो ये जो कोने में आपको दिखाई दे रहा है इट इज कॉल्ड एज पोर्टल ट्रायड, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं बीच के स्पेस इट इज कॉल्ड एज ब्लड साइनुसॉइड। इसके अंदर होते हैं कुफर सेल्स जो कि WBCs होते हैं, जो कि इंफेक्शन को मारने के काम आते हैं। ये सब मैं रिवीजन करा रही हूं, कल मैंने 1 घंटे अपना गला फाड़ फाड़ के पढ़ाया, उस लेक्चर को लगाइए आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो आपको देखनी है, ये सब पढ़ा दिया मैंने। चलिए आगे की बात करें हम लोग। फंक्शंस ये भी बता दिया मैंने बाइल के ना पोर्टल ट्रायड के बारे में, उसके बाद फ्लो भी बता दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन, रिवीजन ऑफ फंक्शन। हालांकि मैं बाइल का कॉम्पोजिशन आपको इस लेक्चर के बाद पढ़ाऊंगी, तो टेंशन रखो, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन मुझे देना है, ठीक है। तो आपको ये चीज मैं पढ़ाऊंगी। हालांकि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया था कि बाइल कंटेन सो मेनी सॉल्ट्स लाइक सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, bile contain pigment called as bilirubin, biliverdin, bile contains some inorganic thing like sodium bicarbonate, so many things, ठीक है। तो बाइल बनाने का काम है अपने भाई साहब लीवर का, ठीक है। दूसरा काम क्या करता है, ये दूसरा काम करता है ग्लाइकोजेनेसिस। व्हाट इज द ग्लाइकोजेनेसिस? कभी कभी हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो उस खाने से हमें बहुत ज्यादा शुगर मिलती है। जब आपके लीवर में शुगर इकट्ठा हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, देन दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस। हु विल टेल द लीवर, हु विल टेल एनीवन कि भैया बहुत शुगर घूम रही, इधर उधर स्टोर करो? देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड एज इंसुलिन सिक्रेटेड बाय पैंक्रियास। तो भैया ऐसा है कि सब भाई बंधु हैं, अगर किसी एक को भी काम करना है तो दूसरा अपने आप एक्टिव रहेगा। समझ में आई बात? तो पैंक्रियास दनादन दनादन इंसुलिन निकालेगा, सारे ग्लूकोज जो ब्लड में घूम रहे हैं ये सब इकट्ठा हो जाएंगे कहां पर, लीवर पे, और ग्लाइकोजन में स्टोर रहेंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है। किसी दिन तुमने खाना नहीं खाया, ठीक, किसी दिन तुम्हारा व्रत पड़ गया, फास्ट है तुम्हारा, ठीक है। अब क्या होगा, अब खाना तो खाया नहीं। अब आजकल फास्ट लोग कैसा रखता है कि सुबह से ठूसना शुरू करते हैं, रात तक ठूसते रहते हैं जब तक जान ना निकल जाए। भाई ये कोई व्रत होता है क्या? ये कोई फास्ट है? नो। मान लीजिए कि हमने आज निर्जल उपवास रखा है, आज अपने को कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, तो ये जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है ना, ये टूटेगा, ग्लूकोज ब्लड में निकलेगा और तुम्हें एनर्जी मिलेगी। इवन कोई आदमी 1.5-2 महीने तक भी कुछ भी ना खाए, पानी भी ना पिए, तो भी वो जीवित रह सकता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो वही कहानी है कि किसी दिन व्रत पड़ गया तो इस ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज निकालने की प्रोसेस इज द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। Gluconeogenesis, if you are making the glucose from any non-carbohydrate substance is called as gluconeogenesis. Like so many things, प्रोटीन, अमाइनो एसिड से शुगर बना लो, फैट से शुगर बना लो, न्यूक्लिक एसिड से शुगर बना लो, ये सब कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट थोड़ी हैं। अगर इनसे शुगर बनाते हो तो इट इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। नाउ व्हाट इज द ग्लाइकोनियोजेनेसिस? इसमें कोरी साइकिल पढ़ाया था मैंने। कोरी साइकिल में मैंने आपको बताया था कि अगर आप लैक्टिक एसिड इज द नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, बट यू कैन मेक द ग्लाइकोजन फ्रॉम द लैक्टिक एसिड। मैंने कोरी साइकिल इसमें पढ़ाया था, अब मैं कोरी साइकिल में अपनी जान नहीं खा पाऊंगी, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इफ यू मेकिंग द ग्लाइकोजन फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस इट इज कॉल्ड एज नियो। नियो का मतलब ही होता है नया, ठीक है, नियो का मतलब है नया। तो अगर तुमने कार्बोहाइड्रेट से ही कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर लिया तो तुमने कोई तीर नहीं मार लिया,
पर अगर तुमने किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से बनाया है तो तुमने बहुत बड़ा तीर मारा है, ठीक है। नाउ स्टोरेज ऑफ फैट, हम लीवर जो होता है वो फैट को स्टोर करता है, पर शराब जो है ना वो सेहत के लिए हानिकारक है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो शराबी बंधु लोग होते हैं वो इतनी शराब पीते हैं कि जितना भी फैट होता है बॉडी का वो डाइजेस्ट होने की बजाय वो सब लीवर में स्टोर हो जाता है। फिर उसके बाद इंसान को फैटी लीवर हो जाता है, फैटी लीवर से लीवर चिरोसिस हो जाता है और आदमी मर जाता है। तो अगली बार जब शराब पिए तो लिमिटेड क्वांटिटी में पीना चाहिए, दूसरों को सलाह देनी है। अपन तो यार समाज के मॉडरेटर लोग हैं, अपन लोग ये सब काम नहीं करते, अपन दूसरों को समझाते हैं, ठीक है। उसके बाद यूरिया फॉर्मेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लीवर जो है वो यूरिया बनाता है, पानी कम ना ज्यादा, ये है यूरिया का वादा, पढ़ा था हम लोगों ने ये चीज। तो यूरिया बनाता है, बॉडी में अमोनिया से यूरिया कन्वर्ट होता है लीवर में। अगर अमोनिया यूरिया में नहीं कन्वर्ट होगा मेरे लल्ला तो क्या होगा बताओ, द अमोनिया विल डिपॉजिटेड इनटू योर होल बॉडी एंड इट विल कॉजेज द टॉक्सिसिटी, जहर बन जाएगा और मर जाओगे सीधा। बोलो अल्टीमेटली मैडम हमको मरना ही है क्या? अरे मरना तो जीवन का लक्ष्य है बच्चों, अभी तो लीवर के बारे में पढ़ रहे हैं, वो पढ़ ले। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। जितना भी आपने देखा कि हिपैटिक पोर्टल वेन लीवर में आती है, डाइजेस्टिव सिस्टम से पूरे न्यूट्रिएंट लेती है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कोई बहुत महान आत्मा तो है नहीं, वो कुछ वेस्ट भी तो देगा ब्लड को, तो वेस्ट मटेरियल लीवर रख लेता है। दैट इज वाई लीवर इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग हाउस ऑफ द बॉडी। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, इट कैन मेक ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट, कौन सा नहीं बनाता है? ये नहीं बनाता गामा ग्लोबुलिन्स, ठीक है, ये नहीं बनाता जिससे एंटीबॉडीज बनते हैं, ठीक है। Synthesis of heparin. What is the heparin? It is the anticoagulant agent जो लीवर बना सकता है। Synthesis of vitamins. Even vitamin स्टोर भी करता है, विटामिन ए बनाता है, कीड़ा स्टोर करता है। कीड़ा इज व्हाट? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन में तो बहुत बड़ा रोल है लीवर का, बताऊं मैं आपको। लीवर एक तो क्या है ना, तुम कितनी भी शराब पियो, पीते रहो, लीवर बहुत स्मार्ट है। अगर 6% भी लीवर बच गया ना तो भी वापस से आप नया लीवर बना सकते हो, इतनी टेंडेंसी होती तुम्हारे लीवर के पास। ये आपकी शराब को एवरीथिंग इट कैन डिटॉक्सिफाई, ठीक है, ये डिटॉक्सिफाई करता है, उसका जहरीलापन निकालता है। मैंने बताया भी था कि प्रूसिक एसिड एक जहरीला पदार्थ होता है, उसको पोटेशियम सल्फोसाइनेट में कन्वर्ट कर देता है। हिमेटोपोइसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, नीट में यह सवाल पूछा जा सकता है कि हिमेटोपोइसिस सबसे पहले शरीर में कहां स्टार्ट होती है। हिमेटोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज कहां शुरू होती है? नीट में पूछेगा तो क्या लिख के आओगे? तो आप लिख के आना कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर में होती है, एडल्ट स्टेज में इट विल प्रोसीडेड इनटू द बोन मैरो। क्वेश्चन आएगा तो मेरी आवाज अपने कानों में तड़काना भड़काना और देख टिक करना, ठीक है। सिक्रीशंस ऑफ एंजाइम, ऑक्सीडेज, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, बहुत सारे एंजाइम्स ये बनाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी बनाते हैं। सो लीवर परफॉर्म मोर देन 100 फंक्शंस इन द बॉडी बच्चा लोग, मोर देन 100 फंक्शन। मैंने तो कुछ बताए, इसमें 100 फंक्शन परफॉर्म करने की ताकत होती है, हाईएस्ट रीजनरेशन पावर इनटू योर बॉडी, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट पैंक्रियाज। अगर लीवर पूरी पिक्चर का हीरो है तो पैंक्रियाज हीरोइन है, समझ में आई बात? देखो पैंक्रियाज जो जूस निकालता है ना बच्चों, वो एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, समझ में आई बात? पैंक्रियाज जो जूस निकालता है इट इज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, समझी गई? अब समझो, ध्यान से समझो। देखो पैंक्रियाज जो है ये जो जूस निकालता है उसमें हार्मोन भी होते हैं, उसमें एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है। तो पैंक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड है। पैंक्रियास क्या है बच्चों? एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है जिसमें हार्मोन निकालने की भी क्षमता है और एंजाइम निकालने की भी क्षमता है। तो हार्मोन कौन सी ग्लैंड निकालती है बॉडी में? बोलेंगे आपकी बॉडी में हार्मोन निकालती है भैया साहब कौन सी ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। व्हाट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स? The gland which mixed their secretion into the blood and blood will deliver this secretion into whole body,
दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज द एंडोक्राइन सिक्रीशन. व्हाट इज एक्सोक्राइन? सलाइवरी ग्लैंड पढ़ी हम लोगों ने, वो लेक्चर लगा के आई है जल्दी से, ठीक है. सो पेंक्रियाज में दोनों गुण होते हैं, सर्वगुण संपन्न बहू है हमारी ये, ठीक है. इस बहू के पास सर्वगुण संपन्न नेचर है. ये हार्मोन भी निकालती है बाय द एंडोक्राइन नेचर एंड इट विल सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस बाय द एक्सोक्राइन नेचर. तो इसका ओरिजिन है एंडोक्राइन. कैसा ओरिजिन है भैया साहब? एंडोक्राइन. इट इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द ड्यूडिनम. अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर आपको ड्यूडिनम के बीच में दिखाई देगी, ठीक है. ओके, तो ये ड्यूडिनम के पास प्रेजेंट होती है बीच में. ओके, वेट कम है, जो है छरहरी वाली है, कम दुबली पतली है. 70 to 80 ग्राम वेट होता है. हेटेरोक्राइन नेचर होता है. हेटेरोक्राइन, हो इसको बताना पड़ेगा, नीट में ये सवाल आ सकता है. हेटेरोक्राइन क्यों है पेंक्रियास? ये आपसे पूछेगा कि कैसी ग्लैंड है, देगा एंडोक्राइन देगा, एक्सोक्राइन देगा, हेटेरोक्राइन देगा. तो भैया मेरे किसमें टिक करोगे? अरे बोलो ना, आप टिक करोगे एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन, ठीक है. एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन इक्वल्स टू हेटेरोक्राइन. तो अगर पेंक्रियास क्या निकालता है एंडोक्राइन नेचर से? इट विल सिक्रीट द हार्मोन एंड एक्सोक्राइन नेचर से इट विल सिक्रीट द पैंक्रियाटिक जूस. सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो पैंक्रियाटिक जूस. ओके, डन 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 डन. ओके, नाउ तो 99% एक्सोक्राइन. पैंक्रियाज 99% जो है पैंक्रियाटिक जूस निकालता है, 1% हार्मोन निकालता है. और वैसे भी बच्चों बात ऐसी है कि हार्मोन कम भी निकलेगा तो कोई टेंशन थोड़ी है, क्योंकि माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ हार्मोन कैन डू सो मेनी थिंग्स इन द बॉडी. आई बात समझ में? तो बहुत सारे काम कर सकता है, बड़ा ही चालाक है ये अपना लड़का, ठीक है. एंडोक्राइन जो है पार्ट पेंक्रियास कैरी सम स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स नोन एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. मैं आपको इसके लिए एक डायग्राम दिखाना चाहती हूँ. उस डायग्राम को देखेंगे आप लोग और फिर आपको कहानी समझ में आएगी. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. तो देखो ये है अपना ड्यूडिनम. देखो ये है अपना ड्यूडिनम और ड्यूडिनम के बीच में अपना लड़का ये वाला बैठा हुआ जिसका नाम है पेंक्रियास, ठीक है. तो ड्यूडिनम के बीच में होता है. आगे बात देखेंगे, पहले मैं आपको ना ये दिखा दूंगी तभी मुझे चैन आएगा. ओके, नाउ लुक एट दिस डायग्राम. आई नो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर इसीलिए तो पढ़ा रही हूं मैं, तो टेंशन नहीं लो. देखो पैंक्रियाज में ना बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत ही सारी सेल्स होती हैं, ठीक है. ये देखो, ये है एक्सोक्राइन, एक्नी, एसिनी, जो जिसको मन करे वो बोल लो, ठीक है. So look at this. Where is the highlighter? Every board has the same problem, isn't it? हाँ, ये हुआ है भैया. देखो, तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, it is called as एक्सोक्राइन एसिनी, ठीक है. हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा. मैं सिर्फ ये बता रही हूं कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी आइलैंड में जो है इतनी सारी सेल्स बैठी हुई हैं, ऐसा देखने से नहीं लग रहा है. अरे बोलो ना, ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी आइलैंड में बैठे हैं और इतने छोटे छोटे घर बना रखे हैं. एक्चुअली घर क्यों बना रखे हैं आप समझना. इस आइलैंड में आपको डिफरेंट प्रकार की सेल्स दिखाई देंगी बच्चों, ठीक है. डिफरेंट प्रकार की सेल्स कौन सी हैं? पहली है अल्फा सेल, ठीक है. ओके, तो अल्फा सेल ये जो पर्पल पर्पल दिखाई दे रही है ना, ये है अल्फा सेल. दूसरी है जो पिंकी इंकी पिंकी पोंकी दिखाई दे रही है, ये है बीटा सेल. बहुत सारी हैं, आप देखो पूरे पेंक्रियाज में सबसे अधिक ये पिंकी ही दिखाई दे रही है, बीटा सेल. उसके बाद ये जो लाइट ब्लूइश कलर की दिखाई दे रही है, ये है डेल्टा सेल. और ये जो बीच बीच में बेचारी छोटी सी हैं, मरी कुचली हैं, ठीक है, शोषण हुआ है इनके साथ बहुत ना इंसाफी हुई है सांबा, ये है एफ सेल्स, ठीक है. ओके, डन 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 डन. नाउ अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी पेंक्रियास के बारे में. आ जाओ. और हाँ, कहाँ गया. सो पेंक्रियाज में ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है. ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इनटू द पेंक्रियाज. बहुत सारी टाइप की सेल्स हैं. इन हर सेल का काम होता है हार्मोन को निकालना. एंड इन इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. क्या कहते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. लैंगरहैंस के द्वीप समूह, ठीक है. अब देखेंगे ध्यान से सब लोग.
सब लोग देखो देखो देखो। अच्छा, इसका पहले ना एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद जो है मैं और कहानी समझाती हूँ। ये पूरा जो है ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आएगा। मैंने एक एक लाइन में इसीलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए। बहुत ज्यादा मैंने इबारतें नहीं लिखते बैठी हूँ, एक एक लाइन, ताकि इंपॉर्टेंट और जो आता है वो सब इसमें है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे भैया मेरी बहनों। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आपको मैं एक बार और स्ट्रक्चर दिखाना चाहती हूँ। ये तो अपन लोगों ने देख लिया कि जो सेंटर पार्ट है ना, फिर से देखेंगे। जो सेंटर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, लेट मी सिलेक्ट द रेड कलर, आई लव रेड, ठीक है। तो ये जो सेंटर पार्ट बच्चों आपको दिख रहा है ना, ये होता है एंडोक्राइन पार्ट। सब लोग देखेंगे ध्यान से। ये जो सेंटर पार्ट दिख रहा है ये है एंडोक्राइन पार्ट, और ये जो ऑरेंज दिख रहा है, संतरे का सीजन है, ध्यान से देखेंगे तो ये जो ऑरेंज वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है एक्सोक्राइन पार्ट, ठीक है। ओके, दिस इज द एक्सोक्राइन पार्ट एंड द सेंटर वन इज द एंडोक्राइन पार्ट। अच्छा मैडम, आपने ऐसा क्यों लिखा कि इट इज एक्सोक्राइन पार्ट? बेटा ये वाला जो पार्ट है ना, ये निकालता है पैंक्रियाटिक जूस। लेट मी राइट इट, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ये जो पार्ट होता है, ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये निकालती हैं पैंक्रियाटिक जूस। क्या निकालती है? पैंक्रियाटिक जूस। और ये जो आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है साइड साइड में, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, इसे आप कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट कह दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, या डक्टाइल कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक। अब ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। ये जो पिंक कलर का सेंटर पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट हमेशा क्या निकालता है बच्चों? ये निकालता है बच्चों हार्मोन। क्या निकालता है? हार्मोन। अभी मैं बिल्कुल 5 मिनट के बाद आपको बता रही हूँ कि हार्मोन कौन कौन से हैं। और ये जो इंकी पिंकी पोंकी वाला पार्ट है, इसी ये जो ऑरेंज ऑरेंज जो संतरे जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, इसे आप कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। अब समझो, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है आपको, सपोज दैट कि एक पैंक्रियास का इंटरनल डायग्राम है। ये जो सेल्स आपको ग्रुप ऑफ सेल्स दिखाई दे रही हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये पैंक्रियाटिक जूस निकालती हैं साइड साइड वाली। अंदर वाली जो होती है, जिन्हें आप आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, ये निकालती हैं हार्मोन। तो बाहर वाली क्या निकालती हैं? पैंक्रियाटिक जूस। और अंदर वाली क्या निकालती हैं बच्चों? क्या निकालती हैं? हार्मोन, ठीक है। अब समझो, सारी पैंक्रियाटिक, ये एक पैंक्रियाटिक डक्ट, ये एक पैंक्रियाटिक डक्टाइल, ये एक पैंक्रियाटिक डक्टाइल, ये एक पैंक्रियाटिक डक्टाइल। वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ, सो मेनी पैंक्रियाटिक डक्टाइल. All the pancreatic ductile get combined and make the pancreatic duct, which is called the duct of Wirsung. ये पहले ही पढ़ चुके हैं अपन लोग, समझी गई कि ये जो पिंक पिंक आपको दिखाई दे रहे हैं, these are the pancreatic ductile. और the pancreatic ductile जितने होते हैं सब कंबाइन हो जाते हैं और पैंक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं. पैंक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो ड्यूडिनम में जाकर खुलती है. ये अपन लोग अभी और एक बार पढ़ेंगे और ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं. आप समझेंगे मेरी बात को बिल्कुल. ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डायग्राम है कि अगर आपको ऐसा कोई डायग्राम आ जाए लेबल वेबल करने के लिए तो पता रहे कि भैया तुम हर सेल को मत बता देना कि ये हार्मोन निकालती है. बाहर वाली ही सिर्फ पैंक्रियाटिक जूस निकालती है, जो अंदर आपको दिख रहा है इट इज कॉल्ड एज आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, और यही निकालती है हार्मोन. ठीक है, चलो आगे पढ़े. चलो आगे. तो कौन कौन सी सेल्स आपने उसमें देखी है पहले देख लेते हैं. पहले देखते हैं अल्फा सेल. तो ये जो पर्पल पर्पल आपको दिख रही है ना बच्चों, ये है आपकी अल्फा सेल. कौन सी सेल बेटा? अल्फा सेल. क्या करती है अल्फा सेल देखेंगे हम लोग पहले. वेयर इज द अल्फा? हियर इज द अल्फा सेल. पूरे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो 15 से 20% सेल होती है वो होती है आपकी अल्फा सेल. ठीक है बेटा. अल्फा सेल जो हार्मोन निकालती है उसका नाम होता है ग्लूकागन. कौन सा हार्मोन होता है? ग्लूकागन. देखो भैया ऐसा है कि ग्लूकागन के बारे में मैंने आपको लीवर में भी थोड़ा सा बताया था. अभी एक रिएक्शन लिख रही हूं वो समझेंगे आप लोग. किसी दिन मान लीजिए आप फास्टिंग है, ठीक है, आपका व्रत है आज, माता संतोषी का व्रत है आज आपका. फास्टिंग कर ली किसी दिन आपने, तो आपके लीवर में क्या स्टोर है? बोलेंगे लीवर में स्टोर है ग्लाइकोजन. है कि नहीं है? बोलो. अब ये ग्लाइकोजन क्या होता है पहले ये जानना जरूरी है. ये पहले भी मैं बता चुकी हूं, ये दोबारा बता रही हूं. ग्लाइकोजन इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, इजंट इट? ग्लाइकोजन इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. ठीक है.
आप समझेंगे, ये जो लीवर ग्लाइकोजन होता है, ये लीवर ग्लाइकोजन इन द प्रेजेंस ऑफ विच हार्मोन, इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों ग्लूकागन, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकागन। ग्लूकागन हार्मोन की प्रेजेंस में ग्लाइकोजन को तोड़कर किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज जो है वो कहाँ आ जाएगा, ब्लड में। ब्लड में ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी। समझे कि नहीं समझे? तो आपकी बॉडी में व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लूकागन, ग्लूकागन हार्मोन पैंक्रियाज के अल्फा सेल से निकलने वाला हार्मोन होता है। ये हार्मोन लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन को तोड़ देता है। ठीक है, ये निकल भले पैंक्रियाज से रहा है मेरे बच्चों, पर इसका इफेक्ट कहां पर है, लीवर में है, और ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सो ग्लाइकोजन को तोड़कर खूब सारे ग्लूकोज बना देगा, तो दिन भर जो है तुमको कमजोरी लगेगी, क्योंकि नॉर्मल डे से तुमने कम खाया है, पर मरोगे नहीं तुम। क्यों नहीं मरोगे, क्योंकि तो ऑलरेडी तुम्हारे बॉडी में ग्लूकोज घूम रहा है, तो बचा के रखेगा, मरेगा नहीं, बट यू स्टिल फील वीक, क्योंकि तुम एक दिन में जो है 15-20 रोटी खाते हो, उसकी एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, उतनी नहीं खाई तुमने आज, तो वीक लगेगा पर मरोगे नहीं। नाउ इट इज कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। जिन लोगों में अल्फा सेल का डिफेक्ट हो जाए, या मैं तो कहूं जिन लोगों में बीटा सेल का डिफेक्ट हो जाए, और तो इंसुलिन नहीं निकलता, ये अपना काम करती रहती। एक समय के बाद आपके शरीर में इतना ग्लूकोज हो जाता है कि यू पीपल सफर्ड फ्रॉम द विच डिजीज कॉल्ड एज डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो ग्लूकागन एक हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है। हाइपर का मतलब ज्यादा और ग्लाइसीमिक का मतलब शुगर। ये आपके ब्लड में शुगर को बढ़ाता है। ये हार्मोन अगर आपके शरीर में ज्यादा निकलेगा तो आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट, बीटा सेल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा जो सेल्स होती हैं वो होती हैं बीटा सेल्स। ओके, नाउ ये आपके शरीर में ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करती हैं। लुक एट दिस, इफ यू हैव ईटन सो मच ऑफ खाना, वी आर सो पेटू, हम बहुत सारा खाना खा लिए, तो वी हैव सो मच ग्लूकोज बच्चों, देन व्हाट विल हैपन बेटा, क्या होगा बोलेंगे देन बीटा सेल गेट एक्टिव, बीटा सेल क्या हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी, एंड बीटा सेल स्टार्ट रिलीजिंग एन हार्मोन कॉल्ड एज इंसुलिन। ठीक है, देन दिस इंसुलिन विल हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, क्या करेगा ये भैया मेरे, ये करेगा स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इनटू द लीवर। समझ में आई बात? तो अगली बार जब किसी को शुगर की कमी हो रही है तो शक्कर खिला दो, कोई टेंशन नहीं है, पर अगर शुगर ज्यादा हो रहा है तो लोग इंसुलिन की दवाई लेते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो बीटा सेल जो होती हैं ये कराती हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कराती हैं भैया मेरे, ग्लाइकोजेनेसिस। ये आपके ग्लूकोज को स्टोर करवाती हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इनटू द लीवर। ये हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है। अगर आपके सपोज दैट अगर आपके पैंक्रियाज में ट्यूमर हो जाए, अगर आपके पैंक्रियाज में ट्यूमर हो जाए बच्चों, तो क्या होता है आपको पता है, ये जो बीटा सेल है ना, ये एक्सटेंसिवली वर्क करती हैं, बहुत ज्यादा वर्क करती हैं बीटा सेल्स। अब ये जो बीटा सेल इतनी ज्यादा वर्क करेंगी तो क्या होगा बोलो मेरे बच्चों, तो होगा ये कि इंसुलिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपका जितना शुगर है सब जाके लीवर में स्टोर हो जाएगा, और क्या होगा बोलो मुझे, और क्या आपको शरीर में शुगर की कमी हो जाएगी और आप कंटिन्यूसली वीक फील करेंगे, कमजोर फील करेंगे। इंसुलिन एंड ग्लूकागन मेंटेन्स द होमियोस्टैसिस।
समझ में आई बात? इंसुलिन और ग्लूकागन होमियोस्टैसिस मेंटेन करते हैं। नॉर्मली मेरा जो शुगर है ना वो 110 100 इससे ज्यादा कभी नहीं होता, और नॉर्मल शुगर का जो वॉल्यूम है वो होना भी इतना ही चाहिए, 100 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यही होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा शुगर गड़बड़ है भैया। ठीक है, तो इतना शुगर होना चाहिए। अगर आपके बॉडी में शुगर कम है तो आपको बीमारी है हाइपोग्लाइसीमिया, अगर आपकी बॉडी में शुगर ज्यादा है तो आपको बीमारी है हाइपरग्लाइसीमिया। शुगर ज्यादा है तो इंसुलिन के इंजेक्शन ठुकवाओ, लगवाओ, तो आपका जो एक्स्ट्रा शुगर इधर उधर घूम रहा है वो लीवर में जाके स्टोर हो जाएगा। और भैया ऐसा है कि अगर शुगर कम है तो उसके लिए कोई बहुत विशेष प्रकार के इंजेक्शन लगते नहीं है, बढ़िया नींबू नमक शक्कर का शरबत पीजिए और शुगर बढ़ जाएगी। ठीक है, अगली बात, अगर किसी की बॉडी में, ठीक है, अगर किसी की बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उनकी बॉडी में फ्री ग्लूकोज घूमने लगता है, एंड देयर इज अ डिजीज कॉल्ड एज डायबिटीज मेलाइटस। तो इंसान को बीमारी होती है कॉल्ड एज डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस को हम 3P डिजीज कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटस, ओहो हो, डायबिटीज मेलाइटस को हम क्या कहते हैं बताएंगे? इसे हम 3P डिजीज कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एज 3P डिजीज? बोलेंगे 3P का मतलब, पहले P का मतलब होता है फर्स्ट P1 का मतलब होता है पॉलीडिप्सिया। ठीक है, दूसरे P का मतलब होता है पॉलीडिप्सिया, दूसरे P का मतलब होता है पॉलीफेजिया। ठीक है, और तीसरे P का मतलब होता है पॉलीयूरिया। तो अगर किसी को डायबिटीज है तो ये 3P तो होंगे, उसके साथ क्या क्या होगा बोलेंगे? पॉलीडिप्सिया, इसका मतलब मोर हंगर। अगर किसी को डायबिटीज है तो बेचारे को भूख बहुत ज्यादा लगेगी, भूख बहुत ज्यादा लगेगी। ये कहानी किसकी है? ये कहानी है पॉलीफेजिया की। पॉलीडिप्सिया में तो प्यास लगती। ठीक है, तो अगर आपको डायबिटीज है तो भैया भूख बहुत ज्यादा लगेगी, और अगर आपको डायबिटीज है तो आपको प्यास भी बहुत ज्यादा लगेगी, और अगर आपको डायबिटीज है तो आपको यूरिनेशन भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए डायबिटीज को 3P डिजीज कहते हैं। पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, मोर थर्स्ट, मोर हंगर, मोर यूरिनेशन। तो अगली बार ये याद रखें, अच्छा जो बीटा एलोक्सेंस क्रिस्टल्स होते हैं, हाँ, ये जो बीटा एलोक्सेंस क्रिस्टल होते हैं, इट विल डिस्ट्रॉय द बीटा सेल। ठीक है, तो अगली बार आपकी किसी भी तरीके से बीटा एलोक्सेन घुस जाए आपके शरीर में तो ये याद रखिएगा कि आपको बीटा सेल से हाथ धोना पड़ेगा। और अगर आपके बीटा सेल मर गए बच्चों तो इंसुलिन निकलेगा नहीं, शुगर हो जाएगी, लगाते रहो इंसुलिन के इंजेक्शन और दवाइयां। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आपके शरीर में बीटा सेल बनते ही नहीं है, मतलब जेनेटिकली यू डोंट हैव जीन ना, तो इफ यू डोंट हैव जीन यू कांट मेक द बीटा सेल। अगर तुम्हारे पास जीन ही नहीं होगा तो तुम कैसे बनाओगे बीटा सेल? तुम बना नहीं सकते। अब होगा क्या बोलोगे मुझे? अब होगा ये कि तुम बचपन से ही तुम्हें डायबिटीज रहेगी, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द बॉर्न। तो इसे आप कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, IDDM। तो अगर आपको फ्रॉम द बर्थ डायबिटीज है तो इट इज कॉल्ड एज IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, मतलब यू डोंट हैव जीन टू फॉर्म द बीटा सेल्स, सो यू डोंट हैव बीटा सेल्स, सो इंसुलिन है ही नहीं, तो ग्लूकोज कितना भी कम लो ग्लूकोज ज्यादा ही रहेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द थर्ड सेल जो पाई जाती है वो है डेल्टा सेल। 3 to 10% होती है सिर्फ डेल्टा सेल। ये हार्मोन निकालती है सोमैटोस्टैटिन। अब देर आर सो मेनी सेल्स, यू कैन इजिली सी द सेल्स, बहुत सारे सेल्स पेंक्रियास के अंदर भरे पड़े हैं। लुक एट दिस, भयंकर है, बिल्लू भयंकर, बहुत सारे सेल्स पड़े।
अब ये सेल्स हो सकता है कि बहुत सारे हार्मोन निकाले, नहीं क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है भैया, क्यों नहीं हो सकता, तो बहुत सारे सेल्स निकालें, मतलब हार्मोन्स निकालें। अब ऐसा है कि पैंक्रियाज इज मेंट फॉर द इंसुलिन एंड ग्लूकागन रिलीज, ये मतलब आइडियल, भाई मेरा नाम है शिप्रा और मैं आइडियली बायोलॉजी पढ़ाती हूं। अब मुझे कोई बोले मैथ्स पढ़ा दो तो आई ट्राई टू टीच मैथ्स, बट मुझे नहीं आता मैथ्स, मैं नहीं पढ़ा सकती। अब आप मेरी बात को ध्यान समझना, पैंक्रियाज इज मेंट फॉर द रिलीज ऑफ ग्लूकागन एंड इंसुलिन, और ये हीरो, ये भाई साहब ये कुछ और भी निकालने लगे, तब क्या होगा बोलेंगे तो होगा ये कि अपने पास जो है शाकाल, शाकाल इज द सोमैटोस्टैटिन, शाकाल पिक्चर में आएगा, और वो जितने भी एरू गैरू नत्थु गैरू जो निकल रहे हैं इंसुलिन और ग्लूकागन के अलावा, उन सबको बोलेगा ए बिल्कुल शांत, क्योंकि इस ग्लैंड से आप सिर्फ मेनली चीफली जो है वो दो हार्मोन निकाल सकते हैं, वो है इंसुलिन और ग्लूकागन। नाउ तो ये क्या करता है, इट सप्रेसेस द रिलीज ऑफ अदर हार्मोन मेड इन द पैंक्रियास। नाउ फोर्थ इज पीपी सेल। पीपी सेल इज ऑल्सो नोन एज पॉलीपेप्टाइड सेल, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज एफ सेल्स, 3 to 5%। अब ऐसा है कि किसी दिन इंसुलिन निकलता रहे पूरा दिन और ग्लूकागन निकलता रहे पूरे दिन, इंसुलिन और ग्लूकागन के बीच में लगी हो, दोनों झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, अब लगे जा रहे हैं, दोनों सिक्रीट हुए जा रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए। अच्छा देखो, घर में एक भैया है और एक दीदी है, भैया और दीदी इन दोनों के पास इतनी एफिशिएंसी है कि मार पीट करके लड़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई बीच बचाव करने वाला आदमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अरे बोलो ना, तो कौन है, मम्मी जो है वो बीच बचाव करेंगी, ठीक है। तो पीपी सेल इज द मम्मी, ठीक, जो ग्लूकागन और इंसुलिन जब बहुत ज्यादा हो जाते तो उनको दोनों को कंट्रोल करने का काम करती है। दूसरी बात, पीपी सेल ना पैंक्रियाटिक जूस को भी कंट्रोल करती है। तो पीपी सेल का भले ही नंबर और परसेंटेज कम हो, पर ये दोनों में नियंत्रण करती है, हार्मोनल पार्ट में भी और एक्सोक्राइन पार्ट मतलब पैंक्रियाटिक जूस निकालने वाले पार्ट में भी, तो दोनों में नियंत्रण रखती है। नाउ मैंने आपको बताया भी था, समझाया भी था, दिखाया भी था कि ड्यूडिनम ये बनाया था मैंने आपके लिए, अरे बोलो ना, यहाँ पे ड्यूडिनम थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया है, लेट इट भी थोड़ा छोटा बनाती हूँ। तो ये है अपना क्या, ये है ड्यूडिनम, ये है अपना ड्यूडिनम, ठीक है, ओके, ड्यूडिनम। और ये क्या है अपना ब्यूटीफुल सा पैंक्रियाज, ओके, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल सा पैंक्रियाज। और ऊपर क्या है अपने पास, लीवर, लीवर से क्या आ रही है, हिपैटिक डक्ट, hepatic duct will combine and they will make what, they will make the hepatopancreatic duct. Let me write it here, ठीक, they will make the hepatopancreatic, अभी भी देखो कमी है स्पेस, pancreatic duct, ठीक। नाउ दिस हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट जिस जगह पे ड्यूडिनम में खुलती है उसे हम एम्पुला ऑफ वाटर कहते हैं, एम्पुला ऑफ वाटर, वाटर पानी नहीं, VATER, ठीक है। दिस इज द ओपनिंग जहां से वो ड्यूडिनम में खुलती है, और ये रेड वाला है ड्यूडिनम, ये है लीवर, ये है पैंक्रियास, okay, so hormone of the pancreas will mixed into the blood, supplied into the body, but the pancreatic enzyme in the pancreatic juice delivered into the duodenum through the pancreatic, not exactly pancreatic, it is a hepatopancreatic duct called as duct of Wirsung, ठीक है, hepatopancreatic duct को duct of Wirsung भी कहते हैं। तो हार्मोन्स का कहानी ये है कि भैया हार्मोन्स तो ऐसा है कि ब्लड में मिक्स हो जाएगा और पूरे बॉडी में डिलीवर हो जाएगा, पर अगर हम जूस की बात करें तो जूस तो एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है, मतलब डाइजेशन की जरूरत ड्यूडिनम में है, तो इधर उधर काय के लिए जाना, तो इधर उधर मत जाओ,
तो आपको जूस कहाँ डिलीवर करना है, ड्यूडेनम में डिलीवर करना है, तो आपको एक पाइप चाहिए। तो पेंक्रियाज से एक पाइप निकलेगी डक्ट ऑफ विल्सन, जो कि यहाँ पर खुलेगी। डक्ट ऑफ विल्सन विल ज्वाइन विद द बाइल डक्ट, इट विल मेक द हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट एंड इट विल ओपन इनटू द ओपनिंग कॉल्ड एज एम्पुल ऑफ वाटर, और फिर सारा जूस जो है वहां निकालती जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेंक्रियाज। क्या सीखा तुमने? पेंक्रियाज के बारे में आज हम लोगों ने पूरा लर्न किया कि पेंक्रियाज क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, वेट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या निकालता है, क्या नहीं निकालता है, नहीं निकालेगा तो क्या होगा। इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं समझ में आई तो नेक्स्ट क्लास में तो रिवीजन करते हैं, तो उसको जरूर ध्यान से देखिएगा। वैसे इसमें कोई बहुत ज्यादा तारक मेहता का उल्टा चश्मा था नहीं, ठीक है। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए और वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए। थैंक यू।